रिएक्शन सेम ही होगी कि Mg प्लस वाटर, वाटर कैसा होना चाहिए, हॉट, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट यानी मेटल भी हैं जो ना ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं ना गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्ट करते हैं किससे, वेपर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, किससे रिएक्ट करते हैं, वेपर से। जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें या हम जिंक की बात करें या हम आयरन की बात करें, इसमें आपने वाटर डाला H2O कोल्ड, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। H2O हॉट, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। कोई रिएक्शन करने का मतलब ये है कि ये करेगा भी तो बहुत स्लो करेगा, स्लो रिएक्शन। लेकिन आप चाहते हो कि प्रॉम्प्ट रिएक्शन हो, एकदम रिएक्शन हो, तो स्टीम चाहिए आपको। ठीक है, स्टीम चाहिए। क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। आपके राज में है वो तो। ये बन जाता है। समझ में आ गई बात सबको? बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात? अच्छा, लास्ट बात ये है कि कुछ मेटल्स बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, जो ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं जनरली, या इसके अलावा लेड, लेड हुआ, पीवी को हम क्या बोलते हैं, लेड, लेड हुआ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो हैं ये किस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। समझ में आया? यानी आप कैसा वाटर डालो, कैसा भी वाटर डाल दो, ना ये कोल्ड से रिएक्ट करता है, ना ये हॉट से रिएक्ट करता है, ना ये स्टीम से रिएक्ट करता है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। कौन कौन नहीं करेगा, Ag, Au, लेड, कॉपर। अरे कोई गम नहीं है तो खुशी खुशी है जी, मुट कर। इसकी नहीं, इसकी भाभी उसकी, इसको ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? चलो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर से देखो। हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, किसका रिवीजन, किसका करवा रहे हैं हम मेटल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं वाटर के साथ। फिर से देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद किसके साथ, वाटर के साथ। याद रखो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, याद रहेगा। अगर रिएक्ट करेगा तो यही बनेगा। अब मेटल्स अलग अलग होते हैं, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में हाइड्रोजन बहुत तेजी से, ये हाइड्रोजन इतनी तेजी से निकलती है कि ऑक्सीजन से मिलकर जलने लगता है। तो इसका मतलब इन दो मेटल्स को अगर आप डालोगे पानी में
तुरंत डालने पर ये जलने लगते हैं, फायर कैच करते हैं। मैंने क्या बताया था, ये वॉयलेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। देता हूँ ठीक है, ठीक है, फायर कैच करने लगता है, इसीलिए इसको कहाँ स्टोर करते हैं हम, केरोसिन। समझ में आई बात? सोडियम पोटेशियम को कहाँ स्टोर करते हैं हम, केरोसिन, केरोसिन है ना। अब बात आती है कैल्शियम की। कैल्शियम इतना रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम और पोटेशियम। ये रिएक्ट करता है वाटर से, हाइड्रोजन भी बनाता है, लेकिन जलता नहीं है, यानी नॉट कैचेज फायर। कैल्शियम को आप पानी में डालोगे आग नहीं लगेगी। हाइड्रोजन का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है, उतनी वॉयलेंट रिएक्शन ये नहीं है कि तुरंत इतनी हाइड्रोजन निकल जाए कि जलने लगे। लेकिन हाइड्रोजन तो बन रही है ना, ये हाइड्रोजन क्या करती है, इसको चारों तरफ से घेर लेती है कैल्शियम को, और हाइड्रोजन हल्का है तो ये कैल्शियम का जो पीस था इसको फ्लॉट करने लगता है, यानी जैसे आप डालोगे कैल्शियम को पानी में तो वो तैरने लगेगा। तो क्यों तैर रहा है, इसलिए नहीं कि उसको स्विमिंग आती है, इसलिए कि जो हाइड्रोजन बनी है वो उसके चारों तरफ स्टिक कर गई है, और जिसकी वजह से वो पीस क्या हो गया, हल्का। जैसे आप लोग स्विमिंग करते हो, सीखते हो तो देखते होगे ना, ट्यूब वगैरह में बैठकर हम स्विम करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एयर होता है, वो हल्का होता है। तो उसी तरह से यहाँ कैल्शियम भी तैरने लगता है। क्लियर? अच्छा, कई बार आपने सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले पिछले साल रामायण भी देखी थी, ऐसे पत्थरों के बारे में सुना था कि जो फ्लॉट करते हैं, तैरते हैं। हाँ, तो कैसे करते हैं वो पत्थर क्या होते हैं बेटा, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं अंदर। ऐसे पत्थर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स होने से क्या होता है, उनके बीच में एयर भरा रहता है, और किसी भी चीज के अंदर एयर रहेगा तो वो क्या करेगा, हल्का हो जाएगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। आगे बात समझ में? पानी भरने से पानी जाता नहीं है ना, उसमें उतने छोटे होते हैं कि पानी नहीं आता, उसमें एयर फिक्स रहती है। पोर तो तुम्हें सरफेस के दिखेंगे ना, अंदर के थोड़ी दिखेंगे, अंदर जो है वहां परमानेंट एयर है। ठीक है, आप डाल के देखो ना, कोई छोटे से होल में आप पानी डाल सकते हो क्या, नहीं डालते हैं। उसको एक पर्टिकुलर साइज होने पर ही वहां पे आप वाटर या लिक्विड ऐड कर सकते हो, एयर जाती है वहां पर, पानी जा ही नहीं सकता। तो थोड़ा थोड़ा होकर भी एयर काफी बल्क में हो जाती है, जिससे कि वो फ्लॉट करने लगता है। सही है ये बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हम और कम रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ बढ़े, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट तो करता है पर ठंडे पानी से नहीं करता है। इसका रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हॉट वाटर चाहिए। रिएक्शन सेम ही है पर हॉट वाटर के साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद और हम दूसरे मेटल्स की तरफ चलते हैं, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। ये और कम रिएक्टिव हैं, और भी कम रिएक्टिव हैं, तो ये गर्म पानी के साथ भी, यानी हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। इनको अगर रिएक्ट कराना है तो आपको चाहिए स्टीम। क्या चाहिए? स्टीम, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, रिएक्ट फास्ट करता है। कॉफी मशीन देखिए कभी, अरे कॉफी बनते हुए देखिए आपने, कॉफी, अरे चाय की सिस्टर जो होती है ना, कॉफी। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, वो मशीन के अंदर पानी डालते हैं, गर्म करते हैं, जैसे ही वो नोजल खोलता है देखो ना, इतनी तेजी से आती है वो। और जो दूध लिया होता है वो जनरली कोई लोग गर्म रखते हैं, कोई ठंडा भी रखते हैं, और कॉफी जो बन के आती है एकदम क्या होती है, गर्मा गर्म। और देखा होगा उसमें एकदम जबरदस्त फ्लेवर आता है उसका। आप चाय और कॉफी एक साथ ट्राई कीजिए, अगर आप पीते हैं तो। आप नहीं पीते हैं तो मम्मी पापा से पूछिए कि जो कॉफी है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। वजह क्या है, क्योंकि आपने ज्यादा हीट पर उसको वो दिया है, वेपर दिया है ना, तो वेपर उसको मिक्स कर देती है। वो जो कॉफी आपने डाली, चॉकलेट पाउडर आपने डाला ना, उसको अच्छे से फ्लेवर्ड कर देती है मिल्क के अंदर, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा आपको रिलीफ देती है। जिसको शौक होता है वो ज्यादा उसको पसंद करता है टी के कंपेरिजन में। ठीक है,
तो कौन कौन से मेटल हमने बताए? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। किससे करते हैं रिएक्ट? स्टीम से। ठीक है। इसके बाद कुछ मेटल ऐसे हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो ठंडे पानी से, ना गर्म पानी से, और ना स्टीम से, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। और ये मेटल्स हैं हमारे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और देखो ये बात अच्छी भी है कि आप सोचिए सिल्वर और गोल्ड जो है क्या काम आता है, क्या काम में लेते हैं इनको हम? ज्वेलरी बनाने में। और आपको पता है ज्वेलरी का क्या प्राइस होता है? सोचो अगर वो पानी से रिएक्ट करता तो मम्मी कपड़े धोती, आधी ज्वेलरी उड़ जाती, है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता। तो इसलिए अच्छा है कि हर मेटल की जो अपनी क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से हम उसका यूज करते हैं। तो ज्वेलरी के लिए हम उसको यूज नहीं कर पाते फिर, क्योंकि आप करते 10 दिन में तो गायब ज्वेलरी। तो ये सारी जो चीजें हैं रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? होपफुली आपको अच्छे समझ में आएगा। हाँ जी बोलिए। Fe एक्चुअली आयरन का एफ ही होता है, देखो आयरन का एल ही होता है। और आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, यानी दो तरह का चार्ज ये रखता है। एक रखता है Fe+2 और दूसरा रखता है Fe+3। तो Fe+2 को बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। और जो 3 वाला है इसको बोलते हैं फेरिक। और ध्यान रखो, अब जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर की भी दो होते हैं, एक +1 होता है और एक +2 होता है। तो जो कम वाला है ना उसके आगे अस लगाना है, तो इसका होगा क्यूप्रस। क्या होगा? क्यूप्रस। और इसका क्या होगा? क्यूप्रिक। याद रहेगा? तो जब भी किसी मेटल का दो स्टेट हो, जब भी किसी मेटल का कितना स्टेट हो? दो स्टेट हो, तो क्या करना है? छोटे वाले स्टेट को अस बोलेंगे और बड़े वाले स्टेट को इक बोलेंगे। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक कैसे बोलते हैं, समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब चलो एक पूछ ही लिया तो एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे आपने कॉपर का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, ठीक है। अगर आपने ये प्लस वाला लिया है तो ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2 चार्ज होता है। सही के गलत? तो देखो ये -2 आपने लिया प्लस वाला, तो कितने कॉपर लेने पड़ेंगे आपको? Cu+, 2। तो आ गया फॉर्मूला Cu2O। ठीक है, बोलो। अच्छा अब दूसरा देखो, O2- है। आपने अगर कॉपर का +2 आयन ले लिया तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? CuO। अब देखो दोनों ऑक्साइड है पर नाम अलग आएगा, क्योंकि ये +1 से बना है तो इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस। क्यूप्रस ऑक्साइड। सही। और इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो आपने देखा भी होगा, एक दिन हमने सवाल भी कराया था तो क्यूप्रिक बोला था। तो किसको अस बोलना है, किसको इक बोलता है, समझ में आ गया आपको? एकदम कोई डाउट नहीं है ना? देखो ऑक्सीजन वाली रिएक्शन ढंग से समझ ली, वाटर वाली समझ ली। बोलो कोई सवाल हो तो। कोल्ड वाटर से कैल्शियम तक करते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम करता है। मैग्नीशियम करने के लिए हॉट वाटर। अब ये हमने कुछ कुछ मेटल लिए, सारे मेटल्स के लिए तो फिर आपको एक प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, सर्च मारिए देखिए कि कितने मेटल्स ऐसे हैं। एक्चुअली हम उन्हीं मेटल को डिस्कस करते हैं जो एविडेंट होते हैं, यानी जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल होते हैं। अब आप कहोगे सर सीजियम क्या करेगा? तो सीजियम हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं होता है ना उतना। ठीक है, हमारी जो स्टडीज होती है वो किन चीजों पे होती है? जो नॉर्मली अवेलेबल होती है। राइट और रॉन्ग? समझ में आ गई बात?
तो जो अवेलेबल होती है उस पर हम स्टडीज करते हैं। चलो नेक्स्ट एक थोड़ा शुरू कर देते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसको। बोलो। क्या? अरे बेटा, ठीक ठीक, सुन सुन सुन, आयरन के ही तो दो तरीके हैं ये। तेरा नाम क्या है ये बता, तेरा नाम बोल क्या है? हैं? विशाखा। विशाखा अगर कुर्सी पे बैठी है और विशाखा अगर बेड पे सोई है तो उसका सिंबल बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। बोल, नाम बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। लेकिन हम क्या कहेंगे? कहेंगे विशाखा कुर्सी पे बैठी है, या फिर कहेंगे विशाखा बेड पे लेटी है। तो ये दो मतलब इस पे हर मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लस बनाता है नहीं बनाता है मेटल? अरे मेटल प्लस बनाता है नहीं बनाता है? बनाता है। तो जब दो, मान लो दो तरह के प्लस बना रहा है, तो आयरन बनाता है दो तरह के, +2 और +3। तो छोटे वाला अगर मान लो Fe, अब देख Fe तो है, Fe का मतलब आयरन है, लेकिन आयरन या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म में होगा तो तू बोलेगी फेरस, जैसे लिख FeSO4 लिखा मान लो, तो अब चेक करो Fe क्या है? +2, और SO4 क्या है? -2। तो Fe की कौन सी फॉर्म आई यहाँ पे? कौन सी आई? +2 वाली। तो इसको हम बोलेंगे फेरस सल्फेट। समझ में आई बात? अब नीचे देख FeCl3, यहाँ Cl माइनस है ना, तो यहाँ Fe का है +3। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम? फेरिक क्लोराइड। अब समझ में आ गया ना इसको? अगर फेरस क्लोराइड होता तो क्या होता? वो FeCl2 होता। FeCl2 को हम क्या बोलते हैं? फेरस क्लोराइड। अब मैं समझ गया तेरा जो कंफ्यूजन है, तू आयरन और इसमें कंफ्यूज हो रही है। आयरन जो है ना बेटा, इसका कॉमन नेम है। कैसा नेम है? कॉमन नेम है। और इसको जब हम अपनी केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ते हैं तो फेरस और फेरिक कहते हैं। अब देख, ये मान ले ये FeSO4 है, इसको हम कॉमन लिख रहे हैं, आयरन की भाषा में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे आयरन, ब्रैकेट में लगाएंगे सेकंड, और लिखेंगे सल्फेट। अब तेरा डाउट एकदम क्लियर हो गया। बोल हाँ के ना। अब अगर FeCl3 है तो इसको क्या लिखेंगे? आयरन 3 क्लोराइड। अब अपने आप समझ में आ गया ना कि आप यहाँ आयरन सेकंड लिखो या फिर फेरस लिखो, दोनों का मतलब एक है। आप आयरन थर्ड लिखो या फेरिक लिखो, दोनों का मतलब एक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? हर चीज का, जैसे हमारा नाम ज्योतिष बताते हैं ना, वैसे यहाँ हमारे यहाँ एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC, वो नाम लिखती है। तो उसके हिसाब से इसका नाम फेरस और फेरिक होगा। लेकिन कुछ कुछ नाम, लोकल नाम या कॉमन नेम भी चलन में होते हैं। तो कॉमन के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा कि आयरन कौन से स्टेट में। ये दो ही तरह से रहता है, या तो +2 में रहता है या +3 में रहता है। तो +2 में रहता है तो बोलो आयरन 2 या फेरस, एक ही बात है। इन दोनों में से, ये में से एक ही बोल दो, एक ही मतलब है दोनों बातों। ठीक है? अगर आयरन 3 है या इसको फेरिक बोलोगे तो एक ही बात है। तो काफ़ी आज के लिए एक ही पार्ट हो पाया है। अगली बार हम रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ? एसिड्स के साथ। ठीक है? चलो अटेंडेंस भेज दो और लीव करो। ओके बच्चे।